Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of February 2024. 23 फरवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के फ्रंट पेज के साथ। फ्रंट पेज की पहली खबर जो है वो है इंडिया एज अ ब्रिजिंग पावर। अब इस आर्टिकल में जो लिखा गया है वो लिखा गया है रिगार्डिंग द रायसीना डायलॉग दैट इज हैपनिंग। रायसीना डायलॉग आप सबको पता है कि इंडिया का एक अटेम्प्ट है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर। और इसमें दो जो इंपॉर्टेंट जॉनरा है वो दो चीजें हैं, एक है जियो इकोनॉमिक्स और एक दूसरा है जियो पॉलिटिक्स। तो द इंपॉर्टेंट पार्ट आर द जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स जो डिस्कशन होते हैं। रायसीना डायलॉग कराता कौन है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम एमईए करते हैं कहते हैं, प्लस ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की जो थिंक टैंक है, दे बोथ कम टुगेदर टू कंडक्ट दिस। पहली बार कब हुआ था? तो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। पहली बार हुआ था 2016 में। तो यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि तीन चार स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट या विच ऑफ दीज आर करेक्ट, दोनों ही पूछ सकता है। देखो अपने आप को ये मत सोचना कि इस साल लास्ट ईयर ऐसे पूछा था तो इस साल भी ऐसे ही पूछेगा। यूपीएससी का पैटर्न है, कुछ भी पूछ सकता है वो बार बार वो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इसी में रायसीना डायलॉग में जो बातचीत करते हुए एस जयशंकर जी ने दो चीजें कही है। पहली तो ये कही है कि इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज टू द वर्ल्ड, है ना, ब्रिज, हम दूसरे कंट्रीज को मिलाने का काम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मल्टीलेटरलिज्म विल एग्जिस्ट बट साइड बाय साइड विद द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल इंटरेस्ट एंड मल्टीलेटरलिज्म जो है दे विल एग्जिस्ट साइड बाय साइड। मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि ऐसी चीजें जो बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ इंपैक्ट कर रहा हो, तो हम सारी कंट्रीज के साथ मिल करके चलेंगे। लेकिन सारी कंट्रीज के साथ मिलते मिलते हम मिल के चलते चलते हम अपने इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को नहीं भूल जाएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लोग कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि रशिया को छोड़ दो और यूरोपियन कंट्रीज के साथ चलो। तो ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ चलेंगे, लेकिन रशिया को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन करेगा। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन यहाँ पे तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने साउथ अफ्रीकन यानी जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं उनके लिए टर्म यूज किया है सदर्न साउथ अफ्रीका, सदर्न ग्लोबल साउथ, याद रखिएगा सदर्न ग्लोबल साउथ उन्होंने टर्म यूज किया है। तो ये आप याद रखिएगा किसके लिए यूज हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर द कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका, ठीक है ना। इसके अलावा एस जयशंकर जी ने एक और बहुत अच्छी चीज बोली कि भैया जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी 1945-50 के आसपास, तो उस समय 50 मेंबर थे उसके पास, केवल 50 मेंबर्स थे। बट आज अगर देखो तो उसके मेंबर चार गुना बढ़ चुके हैं। तो जब मेंबर्स चार गुना बढ़ चुके हैं तो रिफॉर्म करने का मतलब रिफॉर्म की भी तो आवश्यकता है। अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ऊपर लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अगर करना है तो। इसके अलावा जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है या सी सैट पार्ट वीक है और 2024 के एग्जाम उनको देना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स या सी सैट कोर्स को, या दोनों को। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। नाउ यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप न्यूज देख लीजिए। फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि भैया सीबीआई सर्च क्यों हुई, गलत है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्च है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग सेड। इसके अलावा रशिया स्कायर स्कीयर डाइज एज एवलांच हिट्स गुलमर्ग। तो ये एवलांच कारण एक रशियन स्कीयर थे जिनकी डेथ हो गई। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नो नीड टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट, मैरीटाइम स्ट्रेंथ प्लेज अ की रोल। यहाँ पे अब देख लेते हैं। जो अपने जगदीप धनकर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, उन्होंने इनॉग्रेशन में पार्ट लिया था ऑफ द मिलन एक्सरसाइज। याद रखिएगा मिलन एक्सरसाइज जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज विच इज हैपनिंग दिस टाइम, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, हालांकि लेट्स सी। अच्छा, इसमें तो वो करना पड़ेगा पहले अपने को, ओके। सो लेट्स सी दैट फर्स्ट। तो मिलन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, द मिलन एक्सरसाइज इज अ बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है, बाई एनुअल नहीं है, बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है मिलन एक्सरसाइज। और इट इज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। याद रखिएगा इसको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस केवल जो ये मिलन एक्सरसाइज है ना, उसका उसमें अलग से याद रखिएगा कि ईस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत होती है ये, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। जैसे ये विशाखापट्टनम इसीलिए यहाँ पे लिखा ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है ना।
इनॉग्रेशन हुआ मिल एक्सरसाइज का। बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, कि नहीं दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज नहीं है ये। इट्स एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टनरशिप में आती है, ठीक है ना। मिलन का मतलब होता है सबलाइम मीटिंग, मीटिंग ऑफ माइंड हार्ट एंड सोल। मिलन का मतलब होता है जब माइंड हार्ट एंड सोल मिलता है तब, ये जग धनकर जी ने कहा है। इसके अलावा 2015 में याद रखेगा सागर इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप लोग अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा धनकर जी ने कहा कि इंडिया जो है इस समय फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2000 इस सेंचुरी के खत्म होते होते हम जर्मनी और जापान को भी पीछे कर देंगे। जापान एंड जर्मनी को पीछे कर देंगे, जो कि 3 और 4 पे है। तो जब हम जर्मनी जापान को पीछे जापान और जर्मनी को पीछे कर देंगे तो विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो पहला यूएसए है, चाइना है, फिर जापान, जर्मनी, देन इंडिया, ठीक है ना। तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर फिफ्थ, बट वी विल सून ओवरकम दीज एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। आगे देख लेते हैं, साइंटिस्ट एट आईआईएससी डेवलप सिंथेटिक एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज द डेडली स्नेक बाइट, है ना। तो स्नेक बाइट टॉक्सिन को मिटाने के लिए आईएससी साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक सिंथेटिक एंटीबॉडी, याद रखिएगा। तो ये देखो लिखा हुआ है, साइंटिस्ट जो है आईएससी के, दे हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी that can neutralize a potent neurotoxin produced by the Elapidae family of highly toxic snakes। जो Elapidae family है of highly toxic snakes, उनके द्वारा जो टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, द न्यूरोटॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस देयर, इट कैन न्यूट्रलाइज दैट। अब ये एलापिडे फैमिली कौन सी है? हाईली टॉक्सिक स्नेक्स की। उसमें कोबरा आता है, किंग कोबरा आता है, क्रेट आता है, ब्लैक माम्बा आता है। तो किंग कोबरा, क्रेट, ब्लैक माम्बा, कोबरा, इनके जो स्नेक के वेनम है, एलापिडे फैमिली, याद रखेगा, है ना। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म हो जाता है। तो इसको वेनम न्यूट्रलाइजिंग, बेसिकली ये आपका एंटीबॉडी है। इट्स अ वेनम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज बीइंग अप्लाइड टू डेवलप एंटीबॉडीज फॉर स्नेक बाइट ट्रीटमेंट, है ना। पहली बार ये स्नेक बाइट के लिए डेवलप हुआ है। I hope you got clarity. And the antibody developed basically by the team targets a conserved region found in the core of a major toxin called the three finger toxin। तो याद रखिएगा, ये जो जब ये स्नेक बाइट होता है ना, तो इसमें एक टॉक्सिन जो निकलता है उसका एक मेजर रीजन होता है, उसका एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं थ्री फिंगर टॉक्सिन। उसको ये एलापिडे वेनम है उसमें ये टारगेट करता है, थ्री फिंगर टॉक्सिन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये थ्री फिंगर टॉक्सिन क्या है, या एलापिडे फैमिली क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आई होप आप बता पाएंगे इसको। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन मिनिस्टर्स कॉल ऑन इंडिया टू बैक यूक्रेन ज्वाइन द पीस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे देखो, याद रखेगा, अभी जो यूरोपियन कंट्रीज आई हैं रायसीना डायलॉग में, स्पेशली सिर्फ डेनमार्क आई है और ये सब कंट्रीज आई हैं, दे आर आस्किंग इंडिया टू जॉइन द पीस कॉन्फ्रेंस विच विल बी हैपनिंग इन स्विट्जरलैंड शॉर्टली एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो ये पीस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है स्विट्जरलैंड, लेट्स सी कि क्या क्या न्यूज इसमें आ चुका है, इसके बारे में क्या न्यूज आई है। पीस कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। ये देखो लिखा है, ये है स्विट्जरलैंड इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज यूक्रेनियन पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो यूक्रेन के लिए जो ये पीस कॉन्फ्रेंस है, स्विट्जरलैंड इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज यूक्रेन पीस समिट, है ना। स्विट्जरलैंड प्लान्स टू सपोर्ट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन बाय ऑर्गेनाइजिंग अ फ्यूचर पीस कॉन्फ्रेंस एंड बाय हेल्पिंग टू डीमाइन द वॉर टॉर्न कंट्री, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बस यही इंपॉर्टेंट अभी तो जैसा है ना, स्विट्जरलैंड टू होस्ट पीस समिट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यही चीज है कि वो इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, कि आप ज्वाइन कर लो, इसका मेंबर बन जाओ, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बानिया, अल्बानियन कैपिटल। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि अल्बानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इगली हसानी,
उनका ये कहना है कि अल्बानिया खुद प्लान कर रहा है एक एम्बेसी ओपन करने का न्यू दिल्ली में, और दूसरा जो इंडिया है वो भी एक एम्बेसी ओपन करेगा, मतलब वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ओपन करेगा इन द इन जो इंडिया है वो भी अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन ओपन करेगा इन इन अल्बानिया। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिस्टर हसानी जो है उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट है अल्बानिया के साथ भी उसका बढ़ना जरूरी है। अल्बानिया को उन्होंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, और इसीलिए अल्बानिया भी कोशिश कर रहा है इन ऑर्डर टू ज्वाइन द आईएमईसी कॉरिडोर, जो हमारा आईएमईसी कॉरिडोर है ना वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है कि इट्स अ मेंबर, इट्स अ बॉर्डर शेयरिंग कंट्री विद ग्रीस। अल्बानिया का एक बार अपन मैप देख लेते हैं, अल्बेनिया, अल्बेनिया मैप, लेट्स सी दैट, है ना। तो अल्बेनिया का जब हम मैप देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है क्या नहीं है। तो एज यू कैन सी हेयर, ये आपको दिख रहा होगा, ये अल्बेनिया दिख रहा है, दिस इज अल्बेनिया वाला पोर्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैसेडोनिया दिख रहा है, दिस इज मैसेडोनिया। दिस इज ग्रीस, देखो मैंने कहा था ना ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये देखो ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अल्बेनिया, यहाँ पे मैसेडोनिया के साथ कर रहा है। ऊपर आपको मॉन्टीनीग्रो दिख रहा होगा, दिस इज मॉन्टीनीग्रो, है ना, मॉन्टीनीग्रो के साथ कर रहा है। लेक स्कोड्रा दिख रही है आपको, यहाँ पे कोराब माउंटेन्स दिख रहे हैं, नदन अल्पेनियन अल्बेनियन एल्प्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिंडूज माउंटेन्स दिख रहे हैं, लेक ओहरिड दिख रही होगी, लेक प्रेस्पा दिख रहा होगा। वाटर बॉडी में किसको टच कर रहा है, देखो ये एड्रियाटिक सी को टच कर रहा है, अल्बेनिया एड्रियाटिक सी को टच कर रहा है, इधर आइनियन सी को टच कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। देखो ना, इसमें दो वाटर बॉडी टच हो रही है, एक एड्रियाटिक सी है, दूसरा आपका आइनियन सी है। बॉर्डर शेयर कहाँ कहाँ कर रहा है, तो बॉर्डर शेयर देखो आप यहाँ ऊपर मॉन्टीनीग्रो के साथ कर रहा है, इधर आपका मैसेडोनिया के साथ कर रहा है, इधर आपका नीचे ग्रीस के साथ भी कर रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देन यहाँ पे देवोल रिवर भी है, और कैपिटल देखो यहाँ पे तिराना है, तिराना इज द कैपिटल ऑफ दैट, तिराना इज द कैपिटल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। अल्बेनिया की कैपिटल तिराना, यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है कि दे विल बी ओपनिंग द मीटिंग सून, एंड यहीं पे तिराना में ही अपना इंडिया भी डिप्लोमेटिक रिलेशन ओपन करने वाला है, ठीक है ना। ये देखो तिराना लिखा हुआ है ना, दिस इज द तिराना वाला पोर्शन। I hope you got clarity regarding that. Albania is another neighbor of Greece and is evidently trying to get onto the connectivity projects bridging India and Europe. तो यूरोप को जोड़ने वाला, इंडिया के साथ जोड़ने वाला जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसका पार्ट बनना चाहता है अल्बेनिया ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, अभी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बायजूस की तो हालत खराब हो गई है, ईडी इश्यूज फ्रेश लुकआउट सर्कुलर फॉर द फाउंडर ऑफ बायजूस। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप हम लोग के साथ रहिए, हम लोग के पीछे ईडी का भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ढंग का काम हम लोग कर रहे हैं, बाकी ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब में लगे रहते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है। द विमेन ऑफ आशा ओवरवर्कड, अंडरपेड एंड ऑन द एज ऑफ ब्रेकडाउन। देखो तीन चीजें हैं जो इशू यहाँ पे उठाया गया है, तीन इश्यूज बेसिकली हैं। पहला इशू तो ये है कि आशा वर्कर्स बहुत ज्यादा काम करती हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, इनफैक्ट जो पूरा का पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं आशा वर्कर्स के हाथ में है, एंड उसके बाद भी उनको हम अंडर पे कर रहे हैं, वी आर अंडर पेइंग देम, है ना, वी आर नॉट पेइंग देम मच अमाउंट। अंडर पेइंग तो चलो ठीक है, दूसरी चीज उनके हम प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ख्याल नहीं रखते, उनको हम प्रॉपर मतलब उनको प्राइमरी हेल्थ केयर में भी ऐसा नहीं कि उनको हम कुछ अलग से सिस्टम दे रहे हो। तीसरा देखो ऑर्थर ने ये भी था कि जो आशा वर्कर्स है उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, काफी इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि उनको अपनी गाड़ी से अगर जाना है तो उसका पेट्रोल खुद भरवाना है, उनको अगर कहीं ऑटो पकड़ना है तो उसका पैसा उनको खुद देना है। तो भैया आप लॉजिस्टिक्स में तो उनका तो पूरा पैसा इसी में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हाई आर यू अंडर पेइंग देम, एंड इस तरह से काम कर रहे हैं, ट्रिपल शिफ्ट में वो काम करती हैं, है ना। तो उसमें होम में काम करती हैं, फिर कम्युनिटी में काम करती हैं, फिर हेल्थ सेंटर में काम करती हैं। दे आर ओवरवर्कड एंड अंडरपेड, दो चीजें याद रखिएगा, ओवरवर्कड, अंडरपेड, है ना, एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी देयर, समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके अलावा ऑथर ने बहुत सारी चीजें और बताई जो प्रॉब्लम्स हैं आशा के साथ। लेट्स सी, एक एक करके मैंने वो भी जो कुछ मार्क कर रखी वो भी देख लेते हैं।
देखो लिखा है आशा रिसीव ऑनरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आशा जो है फैमिली मंथली इनकम, आशास की जो मंथली इनकम है फैमिली मंथली का वेरी फ्रॉम 5,000 टू 15,000। एंड आशा रिलाइड हैविली ऑन हेल्थ डिपार्टमेंट्स इंसेंटिव, बहुत ज्यादा वो इंसेंटिव पर डिपेंडेंट रहती है। और इंसेंटिव जो होता है अपने आप में इट्स अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि आप उस इंसेंटिव के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हो, फिक्स है ना। तो दैट इज अ थिंग। इसके अलावा वेजेस ना केवल डिले होती हैं बल्कि कई कई महीनों तक उनको पेमेंट ही नहीं मिलती है। उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, जैसे मैंने कहा था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, या फोटोकॉपी भी करानी है, ट्रेवल करना है, मोबाइल का रिचार्ज कराना है, डेटा रिचार्ज। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगर भोपाल में कोई आशा वर्कर है तो लगभग 63% उसकी जो इनकम है वो केवल और केवल इसी लॉजिस्टिक्स को पूरा करने में चली जाती है। तो अब आप बताइए कि वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और गवर्नमेंट के लिए ऑथर ने वही कहा है कि उनको भैया फिक्स्ड ऑनरेरियम दे, आप उनको वर्किंग टाइम दे प्रॉपर कि कितने वर्किंग आवर्स हैं, मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड करें, पेंशन का प्रोविजन प्रोवाइड करें। दिस इज व्हाट हैज बीन द डिमांड एंड दिस कैन बी डन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आगे देखते हैं, अगला है वर्ड्स रेस टू इरेडिकेट गिनी वर्म डिसीज नियर द फिनिश लाइन। तो गिनी वर्म डिसीज समझ लो बस अब खत्म होने ही वाला है। लगभग 13 से 14 या 6 केसेस बचे हुए हैं, 6 केसेस आर नाउ रिमेनिंग। एंड यहाँ पे ऑथर ने इंडिया का एग्जांपल दिया कि इंडिया ने किस तरीके से 1960s का जो टाइम पीरियड था वहां पे स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट कर दिया था 1960s में। एंड इट इज दी आई थिंक ओनली डिसीज जो कि मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स इज दी ओनली डिसीज जो भी इरेडिकेटेड डिसीजेस की लिस्ट में है। बाकी तो इंडिया में बहुत सारी डिसीज, जैसे पोलियो भी इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वर्ल्ड की हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स इज वन डिसीज। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गिनी वर्म डिसीज जो है वो भी एंड होने वाला है। थोड़ा सा हम गिनी वर्म डिसीज का इन्फेक्शन साइकिल देख लेते हैं। तो गिनी वर्म डिसीज को ड्रैक्यून क्यूलियासिस भी कहा जाता है, ड्रैकुन क्यूलियासिस भी कहा जाता है। एंड गिनी वर्म यानी कि ड्रैक्यूनकुलस मेडिनेंसिस, याद रखिएगा ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस जो है वो इट्स अ गिनी वर्म, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, हुज इनफेमी डेट्स बैक टू द बिब्लिकल टाइम। बहुत पुराना है, इसको बिब्लिकल टाइम मतलब जो क्रिश्चियन टाइम डोमिनेटेड टाइम था उसमें फियरी सरपेंट कहा जाता था, है ना। और इजिप्शियन मम्मीज तक में इसका जो प्रेजेंस है वो कंफर्म किया गया है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड पहले दे इंटर मतलब इस जब इंटर होता है बॉडी में तो पेनफुल ब्लिस्टर्स आते हैं लोअर लिम्ब में, स्पेशली पैरों वाले रीजन का, पैर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ये, है ना। एंड कंटेमिनेटेड कम्युनल वाटर से ज्यादातर ये फैलता था, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो व्यक्ति जिनको ये होता था फिर वो पानी में जाते थे, पानी में जाते थे तो वहां पे इनका लार्वा और ये सब छूटता था। तो कम्युनिटी वाटर जो था वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहता था गिनी वर्म से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत क्लियर फोटोग्राफ है नहीं द हिंदू में, बट दैट इज अ थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और अब जो है इसको इरेडिकेट अगर हो जाता है इंडिया, हालांकि 1990s 1990 में ही इसको इरेडिकेट कर चुका है। इंडिया हैज ऑलरेडी इरेडिकेटेड इट इन 1990s। तो दैट इज अगेन अ थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। अच्छा, इसमें इसको एंड करने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया, जैसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, इंडिया ने भी किया होगा। जैसे कि क्लीन वाटर है, वाटर को क्लीन कैसे रखना है, जैसे उसमें लार्विसाइड डालो, लार्वा को खत्म करने के लिए लार्विसाइड डालो, जिसको टेमेफोस कहा जाता है। जैसे टेमेफोस नाम का एक लार्विसाइड है, टेमेफोस नाम का लार्विसाइड है जिसको आप डालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अवेयरनेस करो, कम्युनिटी वर्कर्स के थ्रू आप ट्रैक करो केसेस को, कौन से केस कहाँ पर है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी द स्ट्रेटेजीज व्हिच कैन बी यूज्ड। और लास्ट 6 केसेस बचे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ द एडिटोरियल पार्ट, एडिटोरियल पार्ट हम देख लेते हैं। जो पहला एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता दूं कौन सा डिस्कस करेंगे। डेथ ऑफ डिसेंट भी नहीं करेंगे, रशिया के ऊपर है। इन अ टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज, चलो हम ये डिस्कस करेंगे। इन अ टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। यहाँ पे देखो, इन अ टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज जो है, इसमें सबसे पहले की पॉइंट क्या है, तो ऑथर ने सबसे पहले बताया कि जो यूके एंड इंडिया दोनों जो कंट्रीज है ना, दे आर मैरीटाइम नेशंस एंड दे रिलाई ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो दोनों का जो कॉमन एरिया है, ग्राउंड क्या है कि एक तो दोनों मैरीटाइम नेशंस है, दोनों में जो दोनों की पावर है कि मैरीटाइम बहुत बड़ी पावर है, इंडिया की भी बहुत बड़ी पावर है मैरीटाइम, और ग्लोबल ट्रेड पे भी डिपेंडेंट है। तो हमको रूल बेस्ड नेशनल इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, ठीक
ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि इस समय ब्लैक सी, रेड सी, साउथ चाइना सी, यहाँ पे जहां पे भी ग्लोबल ट्रेड को थ्रेट है, वहां पे हमको एग्रेसिव एक्शंस लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ऑथर जो है वो यूके से है, यहाँ पे देख लीजिए सर बेन की, जो इज द फर्स्ट सी लॉर्ड एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रॉयल नेवी, ब्रिटेन की है। तो वहां के इन्होंने इसलिए नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि लिखा है ये आर्टिकल कि ब्लैक सी, रेड सी, साउथ चाइना सी एंड जो ग्लोबल थ्रेट है ट्रेड को, उसको दूर करने के लिए आपको एग्रेसिव एक्शंस लेने हैं। अब हमने जैसे इंडिया के साथ यूके ने कहा कि भैया बहुत ज्यादा हमने कोलैबोरेट किया, फॉर एग्जांपल प्रोपेंसिटी गार्डियन, प्रोस्पेरिटी गार्डियन जो एक एक्सरसाइज हुई थी उसमें हमने हालांकि प्रोस्पेरिटी गार्डियन जो है यूएस लेड थी, बट उसमें इंडिया और यूके दोनों पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। एंड ऑथर का ये कहना है कि दोनों नेशंस यूक्रेन की सॉवरेनिटी एंड रशिया के एग्रेशन को कंडेम करते हैं। इंडिया ने भी किया है रशिया के एग्रेशन को, कहा है कि भैया इतना हमको वॉर का टाइम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद का क्लियर कहा था। देन ऑथर ने ये भी कहा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मूविंग टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक एंड मेकिंग यूएस यूके इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर, है ना। तो मतलब जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट होती जा रही है, जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है यूके और इंडिया दोनों, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि हमको इंडिया के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर डिफेंस टाइज करने की जरूरत है, एंड यूके जो है वो इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप की तरह देखता है। प्रोस्पेरिटी गार्डियन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अब अलग से बता दूं, जो एडिटोरियल में नहीं लिखा था। तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन जो कि मेंशन किया गया है, इट वाज लॉन्च इन दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड दैट वाज टू डिटर एंड डिफेंड अगेंस्ट द थ्रेट्स टू कमर्शियल शिपिंग्स इन द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। स्पेशली जो इसको लॉन्च किया गया था ना प्रोस्पेरिटी गार्डियन को, ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन रीजन में जो हाउदीज और ये सब इसमें अटैक कर रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए किया गया था, एंड इट इज वेरी क्रूशियल रूट फॉर द ग्लोबल ट्रेड एज वेल। इसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ऑपरेशन में फिर यूके था, इंडिया था, बहरेन था, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, स्पेन एंड दूसरे पार्टनर्स थे। मेजरली ये पार्टनर्स थे। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप नोट्स वहां से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे फ्राइडे का जो डिस्कशन हुआ है, शुड इंडिया हैव अ रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस होनी चाहिए। अब ये डिस्कशन जो होते थे बहुत टफ लगते थे ना, तो मैंने इसको भी क्या किया है, इसको पूरा समराइज कर दिया है पढ़ के आपके लिए। तो अगर हम देखें सबसे पहले डिस्कशन जो है, इसमें जस्टिस गोविंद माथुर है और संजय घोष है, ठीक है ना। तो दे आर हेयर इन दिस डिस्कशन। अब यहाँ पर ओके, सो ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। थोड़ा इनके बारे में बता दो बैकग्राउंड। तो जस्टिस गोविंद माथुर इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड संजय घोष इज अ सीनियर एडवोकेट बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रीजनल बेंचेस के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, रीजनल बेंचेस क्यों होनी चाहिए। दोनों के ही मैंने फेवर में और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले फेवर में पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। जस्टिस माथुर ये कहते हैं कि भैया रीजनल बेंचेस जब आ जाएंगे ना, तो जस्टिस सबके पास पहुंच जाएगा। अभी क्या है, केवल दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के पास जस्टिस मिल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट वहां पर है। अब वो तेलंगाना के छोटे से गांव से अगर कोई महिला सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो कैसे जाएगी, है ना। तो इट विल बी इजियर एंड चीपर फॉर देम टू परस्यू अपील्स एंड ऑल, देन दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, रिड्यूस्ड पेंडेंसी ऑफ केसेस। अगर रीजनल बेंचेस आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली बात है, जजेस के नंबर बढ़ेंगे और जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है वो फास्टर हो पाएगा। इसके अलावा इनका यह भी मानना है कि जो रीजनल बेंचेस हैं वो इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ लॉयर्स एंड जजेस को, एंड इट विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम। ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बार, यानी इनका ये भी कहना है कि जो रीजनल बेंचेस हैं दैट विल लीड टू अ मोर वाइब्रेंट एंड एक्सेसिबल बार अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अगर रीजनल बेंचेस के अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स ले तो वो क्या है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया इट विल सेट अ कंफ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब कि कौन सी ब्रांच, मतलब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के कंफ्लिक्ट में आ जाएगी, इंक्रीज्ड लिटिगेशंस बढ़ जाएंगे। देन बैल्कनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो टर्म यूज किया है मिस्टर घोष के द्वारा, वो कहा गया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ही बैल्कनाइजेशन हो जाएगा। बैल्कनाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का नेशनल कैरेक्टर है वो वीक हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि रीजनल बेंचेस से होने के बाद क्या होगा ना, अपील्स के एंड जो ये केसेस हैं वो और ज्यादा रीजनल लेवल के भी आने लगेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी आने लगेंगे, ट्रिवियल मैटर्स में भी आने लगेंगे। उससे क्या होगा, और ज्यादा
कहीं ओवरबर्डन ना हो जाए सिस्टम, तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। तो ऑथर ने यहाँ पे भैया कहा है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि अगर दूर का कोई व्यक्ति है तो वर्चुअल हियरिंग्स कर ले, डिजिटल हियरिंग्स कर ले। एंड उनका ये भी कहना है कि हाई कोर्ट में आप रिफॉर्म्स करो, एफिशिएंसी ऑफ हाई कोर्ट्स को, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स को आप इंप्रूव करो, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एडिशनल पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। द डिस्कशन हाईलाइट द इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। करंटली 80,000 से ज्यादा की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है। एंड दे आल्सो सेइंग दैट देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब चीजें हैं, वर्चुअल हियरिंग्स है, उसका काफी बड़ा रोल है। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द एडिटोरियल पार्ट और फॉर द डिस्कशन पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है, लेट्स सी दैट आर इंटरपोल्स नोटिसेस बीइंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। तो इसमें तो देखो मेन है इंटरपोल की नोटिसेस के बारे में। तो लेट्स सी दैट एक बार इंटरपोल की हम नोटिसेस देख लेते हैं सारी। इंटरपोल नोटिसेस कलर्स, कलर के बेसिस पे रहता है ना, रेड कॉर्नर नोटिस है ना, ये नोटिस है ना, वो नोटिस है। तो लेट्स सी एक एक करके हम देख ही लेना। इसको थोड़ा बड़ा करें क्या? ओके, यस। इंटरपोल का देखो रेड कॉर्नर नोट और ब्लू कॉर्नर। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। किसी भी व्यक्ति की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के रेफरेंस में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो नोटिस निकलती है वो ब्लू कॉर्नर नोटिस कहलाती है, ठीक है ना। दूसरा रेड कॉर्नर नोटिस, यानी कि लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विद द व्यू ऑफ हिज एक्सट्राडिशन। रेड कॉर्नर में आप अरेस्ट करवाते हो, ब्लू कॉर्नर में आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ग्रीन नोटिस भी होता है। ग्रीन नोटिस इज बेसिकली टू वार्न अबाउट अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। टू वार्न करने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, एंड पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी के लिए। येलो नोटिस है टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन ऑफ एन माइनर्स और पर्सन अनेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। किसी मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए येलो नोटिस होता है। देन एक ब्लैक नोटिस होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के लिए इसके अलावा ऑरेंज नोटिस होता है टू वार्न ऑफ एन इवेंट पर्सन रिप्रेजेंटिंग सीरियस और इमीडिएट इमिनेंट थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। देन पर्पल नोटिस भी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय द क्रिमिनल। तो पर्पल नोटिस बेसिकली मोडस ऑपरेंडी के लिए होता है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, कहाँ छुपा, क्या डिवाइस यूज किया। तो ये इंटरकॉम का इंटरपोल का, सॉरी नॉट इंटरकॉम, इंटरपोल का वो है। अब थोड़ा सा हम इंटरपोल के बारे में भी अपन पढ़ ले, है ना। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं, लेट्स सी। तो इंटरपोल जो है इसको कॉमनली इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। इसमें को क्या चैट जीपीटी क्या लिख रहा है? चैट जीपीटी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरपोल कॉमनली नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से। और इसका फाउंडेशन हुआ था 7 सितंबर 1923, 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस। कॉमन नेम इसका इंटरपोल है। मोटो इसका है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो पुलिस है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर के काम करता है। जैसे इंडिया में सीबीआई है, वो यहाँ पे इंटरपोल में रिपोर्ट रिपोर्ट और ये सारी चीजें करती है। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। मैंने आपको बता दिया रेड कॉर्नर नोटिस कैसे डिफर करती है। रेड कॉर्नर में एक्स्ट्राडिशन होता है, अरेस्ट होता है, ब्लू कॉर्नर अलग होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कोई न्यूज है क्या। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है। हाँ, पेमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग जरूर एक न्यूज आई है। तो पेमेंट बैंक्स ने आरबीआई से कहा है कि भाई हमको दो तीन चीजों की परमिशन दे दो। पहली चीज तो उन्होंने कहा है कि भैया हमको एफडी और आरडी की परमिशन दे दो, एफडी और आरडी की परमिशन दे दो, ठीक है ना। अभी तक क्या है, अभी केवल डिमांड डिपॉजिट्स रखने की परमिशन है, एफडी आरडी की परमिशन नहीं है पेमेंट बैंक्स को। दूसरा इन्होंने कहा है कि दूसरी चीज हमको लोन, स्मॉल लोन्स देने की परमिशन दे। जैसे अभी ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड इशू क्यों नहीं करते? क्योंकि लोन का प्रोविजन ही नहीं है पेमेंट बैंक्स के लिए। तो इनका ये भी कहना है कि हमको स्मॉल लोन्स देने की परमिशन दे दो, एटलीस्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि हमारी वायबिलिटी, हमारा भी कुछ वो प्रॉफिट बढ़ जाए। याद रखिएगा 6 पेमेंट बैंक्स हैं करंटली वर्किंग, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल बैंक है,
है ना। और पेटीएम बैंक है फाइनली लास्ट आपका। तो ये 6 वर्किंग जो है पेटीएम बैंक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी एक बार और। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।